हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एनसीईआरटी सॉल्यूशन क्लास 10th हिस्ट्री चैप्टर 3 द मेकिंग ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड के बारे में, यानी कि वैश्विक विश्व का निर्माण। दिस चैप्टर एक्सप्लोर्स द हिस्ट्री ऑफ ग्लोबलाइजेशन, यानी कि यह अध्याय वैश्वीकरण के इतिहास की पड़ताल करता है। हाउ द वर्ल्ड बिकेम इंटरकनेक्टेड थ्रू, यानी कि दुनिया कैसे आपस में जुड़ी। तो दुनिया 4 चीज़ों के माध्यम से आपस में जुड़ी। पहला ट्रेड, यानी कि व्यापार, एक्सचेंज ऑफ गुड्स लाइक स्पाइसेस, टेक्सटाइल्स एंड फूड अक्रॉस कॉन्टिनेंट्स, यानी कि मसाले, कपड़े और भोजन जैसी वस्तुओं का महाद्वीपों के बीच आदान प्रदान हुआ, जिसे हम व्यापार कहते हैं। सेकेंड, माइग्रेशन, यानी कि प्रवास, मूवमेंट ऑफ पीपल फॉर वर्क, कॉलोनाइजेशन और एस्केप फ्रॉम हार्डशिप, काम के लिए लोगों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, औपनिवेशिकरण और कठिनाइयों से बचने के लिए पलायन करना, जिसे हम प्रवास या फिर माइग्रेशन कहते हैं। थर्ड, डिसीज, यानी कि रोग, स्प्रेड ऑफ इलनेस लाइक स्मॉल पॉक्स ड्यू टू ग्लोबल कॉन्टैक्ट, वैश्विक संपर्क के कारण बीमारियों का प्रसार हुआ। फोर्थ, कैपिटल फ्लोज, यानी कि पूंजी प्रवाह, मूवमेंट ऑफ मनी एंड इन्वेस्टमेंट्स अक्रॉस कंट्रीज, देशों के बीच धन और निवेश का आवागमन। इट कवर्स डिफरेंट फेजेस, यानी कि यह अध्याय विभिन्न चरणों को शामिल करता है। सबसे पहले हम बात करेंगे प्री मॉडर्न वर्ल्ड की, यानी कि पूर्व आधुनिक विश्व। अर्ली ट्रेड रूट्स एंड एक्सचेंजेस, इसमें प्रारंभिक व्यापार मार्ग और विनिमय शामिल है। सेकेंड, कॉलोनियल पीरियड, यानी कि औपनिवेशिक काल। यूरोपियन पावर्स एक्सपैंडेड ग्लोबली अफेक्टिंग लोकल इकोनॉमीज एंड सोसाइटीज़, यानी कि यूरोपीय शक्तियों का विश्व स्तर पर विस्तार हुआ, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्थाएं और समाज भी प्रभावित हुए। एग्जाम्पल, द स्प्रेड ऑफ रिंडरपेस्ट डिसीज डिवास्टेटेड अफ्रीकन कैटल एंड हेल्प्ड यूरोपियन कॉलोनाइजर्स। इसका उदाहरण है कि रिंडरपेस्ट रोग का प्रसार हुआ, जिसने अफ्रीकी पशुधन को नष्ट किया और यूरोपीय उपनिवेशकों की मदद की थी। थर्ड, वर्ल्ड वॉर एंड ग्रेट डिप्रेशन, यानी कि विश्व युद्ध और महामंदी। These events disrupted global trade and caused economic hardship worldwide, including in India. इन घटनाओं ने वैश्विक व्यापार को बाधित किया और भारत सहित दुनिया भर में आर्थिक कठिनाइयां पैदा की। फोर्थ, पोस्ट WW सेकेंड एरा, यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद का दौर। द ब्रिटेन वुड्स सिस्टम वॉज क्रिएटेड टू स्टेबलाइज ग्लोबल इकोनॉमीज, यानी कि वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं को स्थिर करने के लिए ब्रेटन वुड्स प्रणाली बनाई गई थी। फिफ्थ, डिमांड फॉर न्यू, यानी कि वैश्वीकरण का विकास। डेवलपिंग कंट्रीज लेटर पुश्ड फॉर अ न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर टू मेक ग्लोबल ट्रेड फेयर, यानी कि विकासशील देशों ने बाद में एक नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था के लिए दबाव डाला ताकि वैश्विक व्यापार अधिक न्याय संगत हो। ठीक है, तो बेसिकली इस चैप्टर में हम इन सभी चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे, तो मेरे साथ अंत तक बने रहिएगा ताकि आपको एक एक चीज़ अच्छे से समझ आ जाए। सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रेड की, यानी कि व्यापार। ट्रेड मीन्स द एक्टिविटी ऑफ बाइंग, सेलिंग और एक्सचेंजिंग गुड्स और सर्विसेज बिटवीन पीपल, कंपनीज एंड कंट्रीज, यानी कि व्यापार का अर्थ होता है कि लोगों, कंपनियों या देशों के बीच वस्तुओं या सेवाओं को खरीदना, बेचना या फिर उनका आदान प्रदान करना, जिसे हम व्यापार कहते हैं। नेक्स्ट, ग्लोबल इंटरकनेक्टेडनेस, यानी कि वैश्विक आपसी जुड़ाव। As early as 3000 BCE, coastal trade connected the Indus Valley civilization with West Asia, यानी कि ईसा पूर्व 3000 के आसपास ही तटीय व्यापार ने सिंधु घाटी सभ्यता को पश्चिम एशिया से जोड़ दिया था। This shows that even in ancient times, trade, migration, movement of capital, goods, ideas and inventions helped create a global world. इससे यह पता चलता है कि प्राचीन समय में भी व्यापार, प्रवास, पूंजी, वस्तुएं, विचारों और आविष्कारों की आवाजाही ने एक वैश्विक दुनिया बनाने में मदद की थी। नेक्स्ट, क्रिस्टोफर कोलंबस। Christopher Columbus was the explorer who discovered the continent of America. He reached there by taking a sea route. यानी कि जो क्रिस्टोफर कोलंबस था वह खोज करता था जिसने अमेरिका महाद्वीप की खोज की थी। वह वहाँ समुद्री मार्ग से पहुँचा था। ठीक है, सी रूट से वहाँ वो पहुँचा था। नेक्स्ट, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर।
यानी कि प्रथम विश्व युद्ध। द वॉर दैट बिगैन इन 1914 स्प्रेड अक्रॉस द ग्लोब। 1914 में शुरू हुआ यह युद्ध पूरी दुनिया में फैल गया। इट वॉज फॉट इन यूरोप, एशिया, अफ्रीका एंड द पैसिफिक। यह यूरोप, एशिया और अफ्रीका और प्रशांत क्षेत्र में लड़ा गया था। Because of its massive scale and global impact, it is called the First World War. अपने विशाल पैमाने और वैश्विक प्रभाव के कारण इसे प्रथम विश्व युद्ध कहा जाता है। नेक्स्ट, चटनी म्यूजिक, यानी कि चटनी म्यूजिक इज़ अ पॉपुलर इन ट्रिनिडाड एंड गुयाना। यानी कि चटनी संगीत जो है वो त्रिनिदाद और गुयाना में लोकप्रिय है। इट इज़ अ मॉडर्न कल्चर ब्लेंड दैट रिफ्लेक्ट्स द पोस्ट इंडेंचर एक्सपीरियंस, अ फ्यूजन ऑफ कैरिबियन एंड इंडियन ट्रेडिशंस। यानी कि यह एक आधुनिक सांस्कृतिक मिश्रण है जो गिरमिटिया, जिसे हम बंधुआ मजदूरी कहते हैं, उसके अनुभव को दर्शाता है। यानी कि कैरेबियन और भारतीय परंपराओं का मेल। ठीक है, इसे हम कैरेबियन और भारतीय परंपराओं का मेल भी कह सकते हैं। अब बात करते हैं रोल ऑफ द सिल्क रूट की, यानी कि रेशम मार्ग की भूमिका क्या थी। द सिल्क रूट्स वर एंशियंट ट्रेड पाथ्स यूज्ड टू कैरी चाइनीज सिल्क टू द वेस्ट। यानी कि रेशम मार्ग प्राचीन व्यापार मार्ग थे जिनका उपयोग चीनी रेशम को पश्चिमी देशों तक पहुंचाने के लिए किया जाता था। दिस रूट्स एक्सिस्टेड ओवर लैंड एंड सी, कनेक्टिंग एशिया विद यूरोप एंड नॉर्थ अफ्रीका। ये मार्ग जो थे वो स्थल और समुद्र दोनों से होकर गुजरते थे और एशिया को यूरोप तथा उत्तरी अफ्रीका से जोड़ते थे। Along with silk, other goods are also traveled, pottery from China. रेशम के साथ साथ अन्य वस्तुएं भी इन मार्गों से भेजी जाती थी। पॉटरी फ्रॉम चाइना, चीनी से मिट्टी के बर्तन भेजे जाते थे जिसे हम पॉटरी कहते हैं। ठीक है। टेक्सटाइल्स एंड स्पाइसेस फ्रॉम इंडिया एंड साउथ एशिया, भारत और दक्षिण एशिया से वस्त्र और मसाले भेजे जाते थे। इन एक्सचेंज प्रीसियस मेटल्स लाइक गोल्ड एंड सिल्वर केम फ्रॉम यूरोप टू एशिया। बदले में यूरोप से एशिया तक सोना और चांदी जैसी कीमती धातुएं लाई जाती थीं। द सिल्क रूट्स ऑल्सो हेल्प्ड स्प्रेड कल्चर एंड रीजन। रेशम मार्गों ने संस्कृति और धर्म के प्रसार में भी मदद की है। लाइक बुद्धिज्म विच बिगैन इन ईस्टर्न इंडिया स्प्रेड टू मैनी रीजन्स थ्रू दीज रूट्स। यानी कि इसका एग्जाम्पल है बौद्ध धर्म, जिसकी शुरुआत पूर्वी भारत में हुई। इन मार्गों के माध्यम से कई क्षेत्रों में यह धर्म फैला था। ठीक है। अब बात करते हैं व्हाट इज इंडेंट्यूड लेबर, यानी कि बंधुआ मजदूरी क्या है। Intertide labor means a person is bound by contract to work for an employer for a fixed period of time, usually to repay the cost of travel to a new country or home. यानी कि बंधुआ मजदूरी का अर्थ है कि कोई व्यक्ति एक निश्चित समय के लिए किसी नियोक्ता के साथ अनुबंध यानी कि कॉन्ट्रैक्ट के तहत काम करने के लिए राजी होता था। आमतौर पर ऐसा नए देश या घर तक की यात्रा का खर्च चुकाने के लिए किया जाता था। नेक्स्ट, वाई इट्स कॉल्ड अ न्यू सिस्टम ऑफ स्लेवरी, इसे गुलामी की नई व्यवस्था क्यों कहा गया है। Many poor migrants accepted work to escape poverty and oppression, but were cheated by agents who gave false information about the destination, travel and working conditions. यानी कि कई गरीब प्रवासी जो थे उन्होंने गरीबी और उत्पीड़न से बचने के लिए काम को स्वीकार किया, लेकिन एजेंटों ने उन्हें गंतव्य, यात्रा और काम की परिस्थितियों के बारे में झूठी जानकारी दी थी। Some migrants didn't even know they would have to take long sea journeys. कुछ प्रवासियों को ये भी नहीं पता होता था कि उन्हें लंबी समुद्री यात्रा करनी पड़ेगी। The work on plantation was extremely hard, often impossible to finish in a day. If they failed, they were beaten or jailed. बागानों में काम बहुत कठिन होता था और अक्सर एक दिन में पूरा करना नामुमकिन होता था। यदि वे असफल होते तो उन्हें पीटा जाता था और दंडित किया जाता था। Employers made deduction from wage if the work was not considered good enough. नियोक्ता मजदूरी से कटौती कर लेते थे ये कह के कि काम पर्याप्त अच्छा नहीं था। Living and working conditions were harsh and worker had very few legal rights to protect them.
यानी कि रहने और काम करने की परिस्थितियां काफ़ी कठिन थीं और मज़दूरों के पास अपनी रक्षा के लिए बहुत कम कानूनी अधिकार थे। ठीक है। अब बात करते हैं कॉर्न लॉज की, यानी कि कॉर्न लॉज क्या था। द कॉर्न लॉज वर इंट्रोड्यूस्ड इन 1804 बाय लैंड ओनर्स इन पार्लियामेंट। यानी कि कॉर्न लॉज 1804 में ब्रिटिश संसद में जमींदारों द्वारा लागू किया गया था। Their goal was to protect their profits by placing taxes on imported corn। यानी कि इनका उद्देश्य था कि आयातित अनाज पर कर लगाकर अपने मुनाफे की रक्षा करना। This led to growth in British wheat farming, high bread prices for ordinary people। इसके परिणाम स्वरूप यह हुआ कि ब्रिटेन में गेहूं की खेती बढ़ी और आम लोगों के लिए ब्रेड की कीमतें अधिक हो गई थीं। तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा कि कॉर्न लॉस क्या था, तो आप इसी तरह पॉइंट टू पॉइंट लिखेंगे। इसके परिणाम क्या थे? तो सबसे पहले ब्रिटेन में खेती बढ़ी और जो ब्रेड की कीमतें थी वो अधिक हो गई थी। ठीक है, इसी तरह आप पॉइंट वाइज लिखिएगा। अब बात करते हैं इफेक्ट्स ऑफ एबोलिशिंग द कॉर्न लॉज, यानी कि कॉर्न लॉज को समाप्त करने के प्रभाव क्या क्या पड़े थे। When England removed the corn laws, it allowed merchants to import food grains from other countries at lower prices। यानी कि जब इंग्लैंड में कॉर्न लॉज हटा दिया गया तो व्यापारियों को अन्य देशों से सस्ते दामों पर खाद्यान्न आयात करने की अनुमति मिल गई। दिस हैड सेवरल मेजर इफेक्ट्स। इसके कई बड़े प्रभाव पड़े। पहला तो ये था कि अनएम्प्लॉयमेंट इन एग्रीकल्चर, यानी कि कृषि में बेरोजगारी। मैनी फार्मर्स एंड रूरल्स वर्कर लॉस्ट देयर जॉब्स। यानी कि कई किसान और ग्रामीण मजदूर अपनी नौकरियां खो बैठे। सेकेंड, राइज ऑफ अर्बन कैपिटलिज्म, यानी कि शहरी पूंजीवाद का उदय। अ वेल्दी कैपिटलिस्ट क्लास ग्रू इन सिटीज ड्यू टू इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन। यानी कि औद्योगिक विस्तार के कारण शहरों में एक समृद्ध पूंजीपति वर्ग का विकास हुआ। थर्ड, शिफ्ट इन लेबर, यानी कि श्रम में परिवर्तन। जॉबलेस रूरल्स वर्कर्स मूव टू सिटीज एंड ज्वाइन द इंडस्ट्रियल वर्कफोर्स। बेरोजगार ग्रामीण मजदूर जो थे वो शहरों की ओर चले गए और औद्योगिक श्रमिक वर्ग में शामिल हो गए। तो क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा कि कॉर्न लॉस को समाप्त करने के प्रभाव क्या क्या थे, तो आप पॉइंट टू पॉइंट इसी तरह आंसर लिखिएगा, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है। अब बात करते हैं वाई यूरोपियंस वर अट्रैक्टेड टू अफ्रीका, यानी कि जो यूरोपीय थे वो अफ्रीका की ओर क्यों आकर्षित हुए। अफ्रीका हैड वास्ट रिसोर्सेज ऑफ लैंड एंड मिनरल्स। अफ्रीका के पास भूमि और खनिजों के विशाल संसाधन थे। यूरोपियंस वांटेड टू सेट अप प्लांटेशन एंड माइंस टू प्रोड्यूस क्रॉप्स एंड मिनरल्स फॉर एक्सपोर्ट टू यूरोप। यूरोपीय लोग यूरोप को निर्यात करने के लिए फसलें और खनिज उत्पादन हेतु बगान, जिसे हम प्लांटेशन कहते हैं, और खदानें स्थापित करना चाहते थे। अ कैटल डिसीज डिस्ट्रॉयड अफ्रीकन लाइवहुड्स। एक पशु रोग हुआ जिसे मवेशियों की बीमारी कही जाती थी, उसने अफ्रीकी लोगों की आजीविका को नष्ट कर दिया था। दिस अलाउड प्लांटर्स, माइन ओनर्स एंड कॉलोनियल गवर्नमेंट टू टेक कंट्रोल ऑफ द रिमेनिंग कैटल। इससे बगान मालिकों, खदान मालिकों और औपनिवेशिक सरकारों को शेष बचे मवेशियों पर नियंत्रण करने में मदद मिली। अफ्रीकन्स वर फोर्स्ड इनटू द लेबर मार्केट टू सर्वाइव। जीवित रहने के लिए अफ्रीकियों को मजदूरी बाजार में जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। अफ्रीकन कंट्रीज वर मिलिट्रीली वीक एंड अंडर डेवलप्ड, सो दे कुड नॉट रेसिस्ट यूरोपियन मिलिट्री अग्रेशन। यानी कि अफ्रीकी देश सैन्य रूप से बहुत ही कमज़ोर और अविकसित थे, इसलिए वे यूरोपीय सैन्य आक्रमण का विरोध नहीं कर सके। अब बात करते हैं मूवमेंट एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फूड क्रॉप्स की, यानी कि खाद्य फसलों का आवागमन और परिवर्तन। ट्रेडर्स एंड ट्रेवलर्स इंट्रोड्यूस न्यू फूड क्रॉप्स टू डिफरेंट रीजन्स। यानी कि व्यापारियों और यात्रियों ने विभिन्न क्षेत्रों में नई खाद्य फसलें पहुंचाई। मैनी एवरीडे फूड्स लाइक पोटैटोज, मेज, सोया, ग्राउंडनट्स, टोमेटोज, चिलीज एंड स्वीट पोटैटोज ओरिजिनली केम फ्रॉम अमेरिका। आज के कई रोज़मर्रा के खाद्य पदार्थ जैसे कि आलू, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, टमाटर, मिर्च और शकरकंद मूल रूप से अमेरिका से आए थे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट नोट है। ठीक है।
It believed that noodles traveled from China to the west and became स्पैगेटी, यानी कि ऐसा माना जाता है कि नूडल्स चीन से पश्चिम की ओर गए और बाद में स्पेगेटी बन गए। ठीक है। अरब ट्रेडर्स में हैव ब्रॉट पास्ता टू सिसिली, जिसे हम इटली भी कहते हैं, इन द 5th सेंचुरी। अरब व्यापारियों ने 5वीं शताब्दी में पास्ता को सिसिली पहुंचाया होगा, ऐसा माना जाता है। और इंडियन रोटीज इवॉल्व इनटू टॉर्टिलाज इन मैक्सिको, अमेरिका एंड वेस्टर्न कंट्रीज़। भारत की रोटियां जो हैं वो मैक्सिको और पश्चिमी देशों में टॉर्टिला के रूप में विकसित हुई हैं। मैक्सिको अमेरिका की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। और द इंट्रोडक्शन ऑफ पोटैटोज हेल्प यूरोप्स पुअर पीपल ईट बेटर एंड लाइव लॉन्गर, यानी कि आलू के प्रचलन से यूरोप के गरीब लोगों को बेहतर भोजन मिला और वे अधिक समय तक जीवित रह सके। अब बात करते हैं इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर 1 ऑन ब्रिटेन, यानी कि ब्रिटेन पर प्रथम विश्व युद्ध का आर्थिक प्रभाव क्या क्या पड़ा था। फर्स्ट, हैवी बोरोइंग। ब्रिटेन बोरोड लार्ज अमाउंट्स ऑफ मनी फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट टू पे फॉर अ वॉर एक्सपेंसेस। आफ्टर द वॉर इट फेस्ड ह्यूज एक्सटर्नल डेप्ट्स, यानी कि युद्ध खर्चों को चुकाने के लिए ब्रिटेन ने संयुक्त राज्य अमेरिका से बड़ी मात्रा में धन उधार लिया था। युद्ध के बाद उसे भारी विदेशी कर्ज का सामना करना पड़ा। सेकेंड, लॉस ऑफ मार्केट कंट्रोल, यानी कि बाजार पर नियंत्रण की हानि। ब्रिटेन्स कंट्रोल ओवर द इंडियन मार्केट वीकेंड, यानी कि भारतीय बाजार में ब्रिटेन का नियंत्रण कमज़ोर हो गया। द नेशनलिस्ट मूवमेंट इन इंडिया ग्रू स्ट्रॉन्गर, प्रमोटिंग इंडियन इंडस्ट्रीज एंड रिड्यूसिंग डिमांड फॉर ब्रिटिश गुड्स, यानी कि भारत में राष्ट्रवादी आंदोलन मजबूत हुआ था, जिससे भारतीय उद्योगों को बढ़ावा मिला और ब्रिटिश वस्तुओं की मांग में गिरावट आई थी। ये जो पॉइंट है वो मैंने नेशनलिज्म इन इंडिया चैप्टर में भी डिस्कस किया है, तो एक बार आप वो वीडियो देख लीजिएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा पूरा, ठीक है। थर्ड, अनएम्प्लॉयमेंट इन डिक्लाइन इन प्रोडक्शन, यानी कि बेरोजगारी और उत्पादन में गिरावट। There was a rise in unemployment and a fall in both agriculture and industrial output, यानी कि कृषि और औद्योगिक दोनों क्षेत्रों में बेरोजगारी बढ़ी। कॉटन प्रोडक्शन collapsed and export to cotton from Britain dropped sharply। कपास उत्पादन गिर गया और ब्रिटेन से कपास का निर्यात तेजी से घट गया था, ठीक है। फोर्थ, लैक ऑफ मॉडर्नाइजेशन, यानी कि आधुनिकीकरण की कमी। ब्रिटेन फेल्ड टू मॉडर्नाइज इंडस्ट्रीज, मेकिंग इट हार्ड टू compete विद द यूएस, जर्मनी एंड जापान इन ग्लोबल मार्केट्स, यानी कि ब्रिटेन अपने उद्योगों का आधुनिकीकरण करने में असफल रहा, जिससे ये परिणाम हुआ कि अमेरिका, जर्मनी और जापान के साथ वैश्विक बाजारों में प्रतिस्पर्धा करना काफ़ी कठिन हो गया था ब्रिटेन के लिए। तो आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि वर्ल्ड वॉर 1 के कारण ब्रिटेन में इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या पड़ा था। तो आप इसी तरह पॉइंट टू पॉइंट वाइज आंसर लिख के आएंगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। इसको याद कर लीजिएगा। अब बात करते हैं रिंडरपेस्ट, यानी कि कैटल प्लेग के बारे में। रिंडरपेस्ट वॉज अ वायरल डिसीज दैट इन्फेक्टेड कैटल एंड डोमेस्टिक बफेलो। रिंडरपेस्ट एक विषाणु जनित रोग था जो मवेशियों और घरेलू भैंसों को संक्रमित करता था। इट कॉज्ड मेजर डैमेज टू लाइफ स्टॉक एंड रूरल इकोनॉमीज, स्पेशली इन कॉलोनाइज्ड रीजन्स। इससे पशुधन और ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं को भारी नुकसान हुआ, विशेष रूप से उपनिवेशित क्षेत्रों में नुकसान हुआ था, ठीक है। अब बात करते हैं ओपियम ट्रेड की, यानी कि अफीम व्यापार। द ओपियम ट्रेड डेवलप्ड ड्यूरिंग द 18th एंड 19th सेंचुरीज, यानी कि अफीम का व्यापार 18वीं और 19वीं शताब्दी के दौरान विकसित हुआ। ग्रेट ब्रिटेन एक्सपोर्टेड ओपियम ग्रोन इन इंडिया टू चाइना, लीडिंग टू वाइड स्प्रेड एडिक्शन एंड कॉन्फ्लिक्ट इंक्लूडिंग द ओपियम वॉर्स। ग्रेट ब्रिटेन ने भारत में उगाई गई अफीम को चीन निर्यात किया, जिसके परिणाम स्वरूप यह हुआ कि व्यापक नशे की लत और संघर्ष पैदा हुए, जिनमें अफीम युद्ध भी शामिल था, ठीक है। तो क्वेश्चन आएगा कि अफीम का व्यापार किसने शुरू किया था और इसके परिणाम क्या क्या हुआ, और यह किस शताब्दी के दौरान शुरुआत किया गया था, इसको विकसित किया गया था। तो आप इसी तरह आंसर लिखिएगा, एक बार इसे भी ध्यान से पढ़ लीजिए और समझ लीजिए, ठीक है। अब बात करते हैं द ग्रेट डिप्रेशन, यानी कि महामंदी।
द ग्रेट डिप्रेशन वॉज अ सेवरिक ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस, यानी कि महामंदी एक गंभीर वैश्विक आर्थिक संकट था। इट बिगेन अराउंड 1929 एंड लास्टेड अंटिल द मिड 1930s। यह लगभग 1929 में शुरू हुआ और 1930 के दशक के मध्य तक चला था। ड्यूरिंग दिस पीरियड मोस्ट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड फेस्ड like a huge drop in production, massive unemployment, and falling incomes, a sharp decline in international trade। यानी कि इस अवधि के दौरान दुनिया के अधिकांश हिस्सों को निम्न समस्याओं का सामना करना पड़ा, जिसमें उत्पादन में भारी गिरावट, व्यापक बेरोजगारी, आय में गिरावट और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में तेजी से कमी शामिल थे। ठीक है, तो आपके बोर्ड एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि महामंदी के कारण क्या क्या परिणाम हुए थे, तो इसी पॉइंट को लिख दीजिएगा, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं कॉजेज ऑफ द ग्रेट डिप्रेशन इन द यूएस, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका में महामंदी के कारण क्या क्या थे। नंबर 1, एग्रीकल्चर ओवर प्रोडक्शन, यानी कि कृषि में अधिक उत्पादन। एज एग्रीकल्चर प्राइजेस फल, फार्मर्स अर्न लेस इनकम, यानी कि जैसे जैसे कृषि कीमतें गिरी किसानों की आय कम होती गई। टू मेंटेन अर्निंग्स दे प्रोड्यूस मोर क्रॉप्स बट देयर वर नॉट इनफ बायर्स, यानी कि अपनी आय बनाए रखने के लिए उन्होंने अधिक फसलें उगाईं, लेकिन खरीदार जो थे वो पर्याप्त नहीं थे। दिस लेड टू एक्सेस सप्लाई एंड मच ऑफ द फार्म प्रोड्यूस रोटेड अनयूज्ड, यानी कि इससे अधिक आपूर्ति हो गई और खेतों की बहुत सी उपज बिना उपयोग के ही सड़ गई थी। ठीक है, सेकंड, यूएस लोन क्राइसिस, यानी कि अमेरिका ऋण संकट पैदा हुआ। इन द मिड 1920s मैनी कंट्रीज डिपेंडेंट ऑन द यूएस लोन्स फॉर इन्वेस्टमेंट, यानी कि 1920 के दशक के मध्य में कई देश निवेश के लिए अमेरिका ऋण पर निर्भर हो गए। व्हेन इकोनॉमिक ट्रबल बिगैन फॉरेन लेंडर्स पैनिक्ड, यानी कि जब आर्थिक संकट शुरू हुआ तो विदेशी ऋणदाता जो थे वो घबरा गए। द विड्रॉल ऑफ यूएस लोन्स कॉज्ड फाइनेंशियल क्राइसिस इन दोज कंट्रीज लीडिंग टू बैंक फेलियर्स एंड करेंसी कोलैप्सेस, यानी कि अमेरिकी ऋणों की वापसी से उन देशों में वित्तीय संकट पैदा हो गया, जिसके कारण बैंकों की विफलता हुई और मुद्रा प्रणाली ढह गई थी। ठीक है, कोलैप्स कर गई थी। अब बात करते हैं न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, यानी कि नया अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था, जिसे हम शॉर्टकट में नियो भी कहते हैं। आफ्टर रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ इन द वेस्ट एंड जापान, फॉर्मर कॉलोनीज रिमेन पुअर एंड अंडर डेवलप्ड, यानी कि पश्चिमी देशों और जापान में तेज आर्थिक विकास के बाद भी वहाँ पे जो पूर्व उपनिवेश थे वो गरीब और अविकसित ही बने रहे। टू एड्रेस दिस इम्बैलेंस, डेवलपिंग कंट्रीज फॉर्मड द G77 ग्रुप, यानी कि इस असंतुलन को दूर करने के लिए विकासशील देशों ने G77 समूह का गठन किया था। दे डिमांडेड अ न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, जिसे हम नियो भी कहते हैं, अ फेयरर ग्लोबल सिस्टम। उन्होंने नए अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की मांग की जो एक अधिक न्याय संगत वैश्विक प्रणाली साबित हो सके। अब बात करते हैं गोल्स ऑफ नियो की, यानी कि नियो के उद्देश्य क्या क्या थे। फर्स्ट, कंट्रोल ओवर नेचुरल रिसोर्सेज फॉर डेवलपिंग नेशंस, यानी कि विकासशील देशों के लिए प्राकृतिक संसाधनों पर नियंत्रण। सेकेंड, मोर डेवलपमेंट एड फ्रॉम रिच कंट्रीज, यानी कि अमीर देशों से अधिक विकास की सहायता। थर्ड, फेयर प्राइसेस फॉर रॉ मटेरियल्स एक्सपोर्टेड बाय पुअर कंट्रीज, यानी कि गरीब देशों द्वारा निर्यात किए जाने वाले कच्चे माल के लिए उचित मूल्य निर्धारित करना। फोर्थ, बेटर एक्सेस टू ग्लोबल मार्केट्स फॉर देयर मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, यानी कि उनके निर्मित वस्तुओं के लिए वैश्विक बाजारों तक बेहतर पहुंच प्रदान करना। ठीक है, तो आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस आएगा कि नियो के उद्देश्य बताइए, तो इसी तरह आप ये सारे पॉइंट्स लिख दीजिएगा, तो आपको ये फुल मार्क्स देगा। ठीक है, अब बात करते हैं ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट इन 1944, यानी कि ब्रेटन वुड्स समझौता क्या था। आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकेंड, कंट्रीज वांटेड टू बिल्ड अ सिस्टम दैट वुड इंश्योर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड फुल एम्प्लॉयमेंट इन इंडस्ट्रियल नेशंस, यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद देशों ने ऐसी प्रणाली बनाना चाहा जो औद्योगिक देशों में आर्थिक स्थिरता और पूर्ण रोजगार सुनिश्चित कर सके।
The plan was prepared under the guidance of economist John मेनार्ड कीन्स, यानी कि यह योजना अर्थशास्त्री जॉन मेनार्ड कीन्स के मार्गदर्शन में तैयार की गई थी। इट वॉज फाइनलाइज्ड एट द यूनाइटेड नेशंस मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन जुलाई 1944 एट ब्रिटन वुड्स, न्यू हैम्पशायर, यूएसए। यानी कि इसे संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन में अंतिम रूप दिया गया, जो जुलाई 1944 में ब्रिटन वुड्स, न्यू हैम्पशायर यानी कि अमेरिका में आयोजित हुआ था। अब बात करते हैं इसके की आउटकम्स के बारे में, यानी कि इसके मुख्य परिणाम क्या हुए। फर्स्ट, 2 मेजर इंस्टीट्यूशंस वर क्रिएटेड। 2 प्रमुख संस्थाओं की स्थापना की गई थी इसमें। पहला, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि IMF, जिसे हम अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष भी कहते हैं, टू मैनेज एक्सटर्नल सरप्लस एंड डेफिक्ट्स ऑफ मेंबर कंट्रीज। सदस्य देशों के बाहरी अधिशेष और घाटे को प्रबंधित करने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है। सेकेंड, वर्ल्ड बैंक यानी कि विश्व बैंक, टू प्रोवाइड फंड्स फॉर पोस्ट वॉर रिकंस्ट्रक्शंस, यानी कि युद्ध के बाद पुनर्निर्माण के लिए धन उपलब्ध कराने हेतु इसकी स्थापना की गई थी। These are known as the Bretton Woods institutions और Bretton Woods twins, यानी कि इन संस्थाओं को ब्रिटेन वुड्स संस्थान या फिर ब्रिटेन वुड्स ट्विंस कहा जाता है। तो आपके बोर्ड एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि ब्रिटेन वुड्स संस्थान या फिर ब्रिटेन वुड्स ट्विंस किसे कहा जाता है। तो इसका आंसर है IMF और वर्ल्ड बैंक को कहा जाता है। ठीक है। वेस्टर्न इंडस्ट्रियल पावर्स स्पेशली द यूनाइटेड स्टेट्स हैड कंट्रोल ओवर डिसीजन मेकिंग इंक्लूडिंग वीटो पावर। पश्चिमी औद्योगिक शक्तियों, जिसमें विशेषकर संयुक्त राज्य अमेरिका का निर्णय निर्माण पर नियंत्रण था, जिसमें वीटो शक्ति भी शामिल थी। ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर अपडेट। एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, मैंने टेलीग्राम चैनल शुरू किया है, तो उसमें आपको MCQs पोल क्वेश्चंस में मिल जाएंगे, जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर करा सकते हैं। तो उसको अटेम्प्ट कीजिए और अपना स्कोर देखिए कि आप कितना, आपका लेवल क्या है। ठीक है। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन।